कर विद्यार्थियों, आज हम करें क्लास 10वीं की पॉलिटिकल का लेसन नंबर 2। लेसन नाम है संघवाद। तो संघवाद क्या होता है? संघवाद से मतलब है एक ऐसी सरकार की व्यवस्था से जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक मतलब से जुड़े हुए अंगों के बीच में बंटी होती है। मतलब जो सरकार बनेगी वो केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर बनेगी और वह ही पूरे देश में क्या राज करती है। अब इस सरकार की क्या विशेषता है? तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं। संवाद या संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था है विद्यार्थियों, यहाँ संवाद नहीं आएगा, यहाँ आएगा संघवाद। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा संघवाद। यहाँ पर आएगा संघवाद। ठीक है। तो जिसमें देश की सर्वोच्च, विद्यार्थियों आज टाइपिंग में बड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आएगा सर्वोच्च। क्या आएगा? सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न अंगों के बीच में क्या है? बंटी होती है। देखो इसकी और क्या विशेषता है कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार से है कि संघ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह क्या राज करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना क्या अधिकार होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी एक सरकार के लिए बदला नहीं जा सकता। अदालतों के संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार है। मतलब कोर्ट है वो सरकार की किसी भी अधिकार या कानून की व्याख्या कर सकता है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का किया जाता है। तो इसमें क्या है? मुख्य रूप से क्या कुछ तरीके हैं? तो पहला तरीका क्या है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाना, उससे भी हम क्या संघवाद मान सकते हैं। तुम क्या हो, दो अलग अलग कंट्रीज मिल जाए और एक बड़ी कंट्री बना ले, उससे भी हम क्या संघवाद बोल सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का एक तरीका और है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का निर्माण करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। अब बात करते हैं भारतीय गणराज्य की। हालांकि भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्र का निर्माण संघीय व्यवस्था के आधार पर हुआ है। भारत के संविधान में मूल रूप से दो स्तर के शासन का प्रावधान किया गया है। पहला स्तर तो क्या है? केंद्र सरकार का है, जो भारतीय संघ का क्या है? प्रतिनिधि बनता है। दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्यों की लीडर होती है। बाद में इस व्यवस्था को एक स्तर और बढ़ा गया, जो बोला गया पंचायत और नगर पालिका। तो संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दो या दो से क्या होते हैं? स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, और शासन के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के एक समूह द्वारा ही राज किया जाता है और हर स्तर का एक अलग अलग क्या है? अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हर स्तर की सरकार का अस्तित्व और अधिकार क्षेत्र को संविधान से गारंटी मिली होती है। संविधान के मूलभूत प्रावधानों को बदलना सरकार के एक स्तर के द्वारा संभव नहीं है। यदि किसी एक बदलाव की आवश्यकता हो तो उसके लिए सरकार के दोनों लेवल्स को आपस में सहमति होना आवश्यक है। न्यायालय का अधिकार होता है कि संविधान का मतलब बताए, अर्थ बताए और सरकार के अलग अलग कार्यों की व्याख्या भी करें। जब कभी सरकार के विभिन्न लेवल के बीच में किसी अधिकार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय ही या अंपायर की तरह काम करता है। मतलब उनके झगड़े का निपटारा करती है। सरकार के हर लेवल के लिए वित्त के स्रोत मतलब कमाई के साधन भी बताए गए हैं। इसमें विभिन्न स्तरों के सरकारों को वित्तीय स्वायत्ता मतलब आर्थिक रूप से जो आज़ादी प्रदान की गई है। संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या होता है? देश की एकता को बढ़ाना। दूसरा क्या होता है? क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान देना। किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू होते हैं, एक तो आपस में विश्वास होना चाहिए और साथ रहने पर क्या है? सहमति होनी चाहिए। ये दोनों पहलू संघीय व्यवस्था के निर्माण और कामकाज के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होते हैं।
तो सरकार के विभिन्न लेवल के बीच में सत्ता की साझेदारी के लिए नियमों पर सहमति होना आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर परस्पर विश्वास भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार को ही मानेंगे। मतलब कोई भी सरकार है वो अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं करेगी और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फिर सत्ता का संतुलन, अलग अलग संघ ढांचे में केंद्र और राष्ट्र का बीच में संतुलन के अलग अलग प्रकार को बताया गया है और यह संतुलन उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर डिपेंड करता है जिस पर संघ का निर्माण होता है। संघ के निर्माण 2 तरीके हैं। पहला, सबको साथ लेकर संघ बनना। इस प्रकार की व्यवस्था में जो राज्य देश होते हैं आज़ाद, वो आपस में मिलते हैं और संघ बनाते हैं। इसलिए होता है ताकि उस राज्य को स्वायत्ता मिले और अपनी क्या सुरक्षा मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र की तुलना में राज्यों के पास क्या पावर अधिक होती है। ये व्यवस्था आपको अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती है। एक सबको जोड़कर संघ बना। इस शासन व्यवस्था में बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों को साथ रखने के लिए सत्ता में साझेदारी की जाती है। इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र को पावर अधिक मिली होती है। हो सकता है कुछ इकाइयों को अधिक शक्तियाँ मिल जाए। उदाहरण के लिए भारत में जम्मू कश्मीर को पहले धारा 370 के तहत क्या है, शक्तियाँ अधिक मिली हुई थी। इसके अलावा स्पेन और बेल्जियम के अंदर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। फिर भारत में संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकारों को एक संघात्मक रूप दिया है। यहाँ विकेंद्रीकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जब सरकार की शक्तियाँ क्या हो किसी एक के पास ना रहकर क्या हो जाए, विभाजित कर दी जाए। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है, संघ सरकार और स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधि माना गया। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक लेवल और जोड़ा गया। भारतीय संविधान लिखित में कठोर है और राज्यों के मध्य क्या है, शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से होता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना भी की गई ताकि केंद्र और राज्य के बीच उठने वाले झगड़ों का निपटारा किया जा सके बिल्कुल आसानी से। इंडिया में संघीय शासन व्यवस्था का अपने अपने अधिकार क्षेत्र है। तो अधिकार क्षेत्र कौन से करते हैं बात, विषयों की सूची। तो पहले यह संघ सूची, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए। कुछ विषयों पर तो क्या है पूरे देश में एक समान नीति बनती है, इसलिए उन्हें क्या है संघ सूची में रखा गया। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है, मतलब राष्ट्रीय सरकार पर होता है। इसमें क्या है, देश सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना और मुद्रा। फिर है स्टेट सूची या राज्य सूची, जो विषय स्थानीय महत्व के हों उन्हें इस सूची में रखा गया है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को होता है। उदाहरण के लिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। फिर संवर्ग सूची, इस सूची के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस विषय में साझा महत्व के विषय होते हैं। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। यदि किसी कंडीशन में दोनों के टकराव हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून क्या मान्य होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, उत्तराधिकार इत्यादि। बच्चे लिस्ट, वैसे विषय जो ऊपर दी गई किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं हो उन्हें बच्चा व विषय कहते हैं। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। विशेष दर्जा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। अपने विद्यार्थियों, इन राज्य का अपना अलग संविधान था। भारत का संविधान कई प्रावधान इस राज्य में तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक इन राज्य की विधानसभा अनुमति ना दे दे। यदि कोई भारतीय वहाँ का स्थायी नागरिक नहीं है तो वह वहाँ पर ज़मीन भी नहीं खरीद सकता था। कुछ अन्य राज्यों को भी ऐसा ही विशेष दर्जा दिया गया है। फिर केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय गणराज्य कुछ इकाइयों का क्षेत्र पर इतना कम है उन्हें राज्य भी नहीं बोल सकते। कुछ अन्य कारणों से भी उन्हें किसी अन्य से मिलाया भी नहीं जा सकता। इन इकाइयों के पास क्या है, शक्तियाँ बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार के पास क्या विशेष अधिकार होता है वहाँ शासन करने का। उदाहरण दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार इत्यादि। भारत में सत्ता के साझेदारी की प्रणाली हमारे संविधान की मूलभूत संरचना है। इस प्रणाली को अब क्या है चेंज करना कठिन है, अकेले संसद द्वारा ऐसे चेंज नहीं कर सकते। इसमें बदलाव लाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 66%। इसके बाद आधे राज्यों की विधानसभाओं से सहमति लेनी पड़ती है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता कारण पहला है भाषा राज्य। भारत एक इतना बड़ा देश है जहाँ अनेकों भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक इत्यादि क्या है विविधता मिलती है। कुछ राज्यों में निर्माण तो भाषा के आधार पर है क्योंकि वहाँ पर
एक ही भाषा के बोलने वाले लोग क्या अधिक रहते हैं। उदाहरण तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि। कुछ का निर्माण भूगोल, जाति, संस्कृति के आधार पर हुआ है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि। ठीक है। भाषा नीति क्या है? भारत के संविधान किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता मिली, क्योंकि हिंदी देखो, हिंदी क्या है, 40% इंडियन की मातृभाषा, इसलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा क्या आवश्यक है। इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी क्या है, अनुसूचित भाषा की श्रेणी में शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य के रिश्ते। केंद्र और राज्य के बीच में रिश्तों के निर्माण से संघीय व्यवस्था को बल मिला है। कांग्रेस की मोनोपोली के समय। आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक भारत के अधिकांश हिस्सों में केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ये कांग्रेस की मोनोपोली का दौर था। उस दौर में अक्सर ऐसा होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्य के अधिकारों अवहेलना की जाती। छोटी से छोटी बात पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। गठबंधन सरकार का दौर। 1989 के बाद कांग्रेस की मोनोपोली दौर क्या एंड हो गया। उसके बाद सेंटर में गठबंधन सरकार का टाइम आया। इससे राज्य की स्वायत्तता को अधिक सम्मान मिला, सत्ता में साझेदारी बढ़ी। इससे भारत की संघीय व्यवस्था को अधिक बल मिला। भारत में भाषाई विविधता। 1991 के अनुसार नियम 1500 के आसपास भाषाएं बोलते हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भिल्ली और के अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया। विभिन्न भाषाओं समूह बनाने के बाद इंडिया में 114 मुख्य भाषाएं, इनमें से 22 भाषाओं को भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषा की श्रेणी में रखा गया। इस तरह इन भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहते हैं। इस तरह की भाषाओं के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे विविधता वाला देश है। भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है जहाँ 2 स्तर वाली सरकारें काम करती है। भारत कुछ राज्य तो यूरोप के जो कंट्रीज उनसे बड़ा है। जनसंख्या मामले यूपी तो रूस से भी बड़ा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां, खान पान और संस्कृति क्या अलग अलग होती है। कुछ स्थानीय मुद्दे और निपटारा लोग स्थानीय स्तर पर करते हैं। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों से सीधी भागीदारी होती है। इसलिए भारत में एक तीसरा लेवल बनाने की आवश्यकता हुई। 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ। संविधान में क्या हुआ, संशोधन हुआ ताकि लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक कुशल और ताकतवर बना सके। स्थानीय स्वशासित निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव करवाए गए, उन्हें संविधान में अनिवार्य किया गया। इन निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति, फिर जातियों के सदस्यों को सीटें रिजर्व की गई। सभी सीटों को कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए छोड़ा गया। पंचायत और म्यूनसिपल चुनावों को सुचारू रूप से करवाने के लिए हर राज्य में चुनाव आयोग का निर्माण किया गया। पंचायत राज्य सरकारों का राष्ट्र कुछ हिस्सा स्थानीय निकाय धन होगा। यह हिस्सा अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण स्थानीय स्वभाषी निकायों को आम भाषा में पंचायती राज कहते हैं। हर गांव कुछ राज्यों में गांव समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। ये कई वार्ड मेंबर तथा पंच का समूह होता है। पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। पंचायत के मेंबर चुनाव उस पंचायत में रहने वाले 18+ के ऊपर वाले लोग करते हैं। स्थानीय स्वशासी संरचना जिला स्तर पर होती है। फिर पंचायत समिति, कुछ ग्राम पंचायत मिलाकर एक पंचायत समिति या प्रखंड या मंडल बनता है। इस मंडल के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र की पंचायतों के मेंबर द्वारा किया जाता है। जिला परिषद, एक जिले की सारी पंचायत मिलकर जिला परिषद बनाती है। जिला परिषद का अधिकृत सदस्य चुन करते हैं। वो जिले के लोकसभा मेंबर, विधानसभा मेंबर, जिला स्तर के अन्य निकायों कुछ अधिकारी भी क्या इसमें शामिल होते हैं। इसका मुखिया जिला परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। फिर नगर पालिका, इसी तरह शहरों में क्या एक स्वशासी निकाय होता है, इसे बोलते हैं नगर पालिका। ये नगर पालिका निर्माण किया जाता है शहरों में। बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। इनके मेंबर वार्ड मेंबर कहलाते हैं, जो चुनाव जनता करती है। फिर ये अपने लिए चेयरमैन का चुनाव करते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसे क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। इस तरह अपने विद्यार्थियों लेसन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।